Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 and the topic for the day is Preamble of Indian Constitution यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। आज हमारा टॉपिक है, तो डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्या क्या वर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं आज भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीडियो एंड अपकमिंग लेक्चर्स। तो आप टेलीग्राम पर जोड़ सकते हैं GS365@4U। GS365@4U ये हमारा चैनल का नेम है, GS365@4U। यहाँ पे आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ वीडियोस की स्लाइड्स, PPT, PDF जो भी कह लो, शेयर की जाती है हर डे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रीएम्बल से क्या क्या होता है, व्हाट इज प्रीएम्बल, व्हाट इज मीन बाय प्रीएम्बल। तो जब आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उस बुक में सारा क्रैक्स जो होता है, सारांश जो होता है, वो हमें इनिशियल प्रीफिक्स के तौर पे दिखता है। प्रीफेस दिखता है, प्रीफेस में दिखता है, जैसे इंडेक्शन भी बोलते, इंडेक्शन अलग चीज होगी, लेकिन प्रीफिक्स होता है जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जब हम किसी भी बुक को ओपन करते हैं तो इनिशियल में हमें दिखता है इंट्रोडक्शन, यानी कि पूरी बुक का सार। उसी तरीके से, उसी प्रकार जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, हम जब बात करते हैं तो प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल होता है इंट्रोडक्शन, यानी जो भारत का संविधान है उसका इंट्रोडक्शन कहाँ मिलेगा, हमें प्रीएम्बल मिलेगा, प्रस्तावना में मिलेगा। क्लियर। तो प्रीएम्बल रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिकेट द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी। जब हम बात करते हैं कि जो प्रीएम्बल है वो रिप्रेजेंट करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी को, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्ड दिए गए हैं, उनकी हम बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उससे पहले आप ये समझो सिंपल सी बात कि जो प्रीएम्बल है, हम बात कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, उद्देश्य प्रस्ताव की, कि वही बाद में जाके क्या हुआ है, प्रीएम्बल के रूप में हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके, राइट, जो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था? इट वॉज मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। तो जब हम बात करते हैं प्रीएम्बल की, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल। आफ्टर दैट बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने इसको फॉलो किया, एंड इंडिया भी उसका एक एग्जाम्पल है। सिंपल, जब हम बात करते हैं प्रीएम्बल टर्म की, इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन, यानी क्या रेफर करता है, इंट्रोडक्शन को रेफर करता है। जैसे हमने बात की कि जब कोई भी बुक ओपन करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन दिखेगा, बुक का इंट्रोडक्शन, सार, पूरा सार क्या है बुक का, अंदर जो बुक में दिया हुआ है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो। तो उसी तरीके से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन हमें दिखाई देता है, जिसको पूरा संविधान बनने के बाद अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो क्या दिखता है, प्रीफिक्स के तौर, प्रीफेस के तौर पर दिखता है और इंट्रोडक्शन के तौर पे दिखता है। क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। N.A. पालकीवाला एक जूरिस्ट हैं, बहुत फेमस जूरिस्ट थे, एक्सपर्ट थे। ठीक है, इन्होंने कहा था प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका यह कहना था कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो जो भारत का संविधान है उसका आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि पहचान पत्र के रूप में इन्होंने इसको बोला। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्म था कि बेसिक टर्म प्रीएम्बल होता क्या है, प्रस्तावना क्या है, हमने ये चीज यहाँ पे समझी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ए सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizen। वर्ड का ध्यान रखना, all its citizen, क्या सिक्योर करना है, जस्टिस सिक्योर करना है सिटीजन्स का, नागरिकों का, नागरिकों के लिए न्याय की बात की गई है। कौन से न्याय की बात हुई है, सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि तीनों प्रकार के जस्टिस की बात प्रीएम्बल करता है। वहीं दूसरा एक वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, थ्रू थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो 25 से 28 तक इनसे रिलेटेड दिया हुआ है क्लॉज। ठीक है, फिर बात आता है इक्वलिटी की। इक्वलिटी किसकी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि किसी व्यक्ति का जो स्टेटस है उसका और अवसर के रूप में जो समानता रहेगी उसको दर्शाता है, दिया गया है इक्वलिटी के रूप में। एंड प्रमोट एमंग ऑल, यानी कि प्रमोट भी करना है सबके बीच में। फ्रेटर्निटी दिया हुआ एक वर्ड है, फ्रेटर्निटी क्या है, बंधुत्व, भाईचारे की भावना। ठीक है, उसको प्रमोट करना, ये भी क्या दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, प्रस्तावना में दिया हुआ है। हम अभी बात कर रहे हैं
प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल में हमारे में फ्रेटर्निटी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। जब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी, जब हम बंधुता की बात करते हैं, जब भाईचारा की बात करते हैं, तो उससे क्या हो, जब भाईचारा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं यूनिटी बढ़ेगी, और जब यूनिटी बढ़ेगी तो देश की जो इंटीग्रिटी है उसको भी क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट होगी वो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को जोड़कर यहाँ पे देखा जा रहा है। थर्ड एक पॉइंट है, इसमें मेंशन है डेट 26 डे ऑफ नवंबर 1949। हियर बाय अडॉप्ट, 3 वर्ड है, अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू द आरसेल्व्स, यानी कि हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि खुद को भी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वजों एंसेस्टर द्वारा दी गई हमें एक धरोहर है जिसको हम भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आपको बताया भी मैंने कि किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है, उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ठीक है। मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42 अमेंडमेंट 1976, यानी कि जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसको एक बार अमेंड भी किया गया है, किस एक्ट के माध्यम से, किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो क्या किया गया था, इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, यानी कि 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट, कौन कौन से वर्ड हैं देखो, सोशलिस्ट, रेड ही आ गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कहाँ है, क्या कहाँ है, इंटेग्रिटी, दिस इज द वर्ड। तो जो मैंने ये कलर से मार्क किए हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था, यानी कि अमेंड करके इनको ऐड किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो उसके इंटीग्रेंट है, यानी कि प्रियम्बल में जो इंटीग्रेंट है, इसके इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो पहले एक बार हिंदी में मैं प्रस्तावना को पढ़ देता हूँ ताकि आपको फैमिलियर हो जाए हिंदी वाले भी। इंग्लिश में तो मैंने आपको दिखा दिया, हिंदी में स्लाइड में अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, समृद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ध्यान देना, पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसको सफल नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मार्पित करते हैं। आई होप हिंदी में भी आपको क्लियर है। जब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में जो इंटीग्रेंट है, यानी कि जो उनके तत्व है, कंपोनेंट है, वो क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं, एक मिनट हटा देता हूँ थोड़ा सा, आपको क्लियर है ना, ये मेरा कुछ और चीज आपको करनी है मेरे को। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमें दिखाता है नेचर ऑफ द स्टेट। क्या दिखाएगा, नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की प्रकृति कैसी होगी, पता चल रहा है ना, कैसी होगी, कि वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तो ये क्या दिखा रहा है, नेचर ऑफ द स्टेट। वही मैं अगर बात करूं तो ये क्या दिखा रहा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये बता रहा है कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, क्या होंगे, कि न्याय होगा, लिबर्टी होगी, स्वायत्ता होगी, समानता होगी, फ्रेटर्निटी होगी, यानी बंधुता होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट, एक इसमें हमारा सब जो दिखाता है वो दिखा रहा है डेट, यहाँ पे ये डेट, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या दिखाता है, डेट को दिखाता है कि हमने कब अपनी प्रस्तावना को स्वीकार किया था, ठीक है, संविधान को कब स्वीकार किया था, ये डेट को, डेट कहाँ मेंशन है, हमारी प्रस्तावना में। फोर्थ एक पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या दिखा रहा है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, इन सिंपल मीनिंग, यानी कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी दिखा रहा है, यानी कि जो संस्थाएं काम करती हैं भारत में, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो,
ठीक है, और न्यायपालिका हो, उन शक्तियों का सोर्स क्या है, शक्ति कहाँ से मिलती है उनको, वैधता कहाँ से मिलती है, वो मिलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता से। और ये बात हमें कहाँ पता चल रही है, ये हमें पता चल रही है संविधान की प्रस्तावना में। आई होप दिस द क्लियर कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमें कौन कौन सी बताती है, नेचर ऑफ द स्टेट, कि भारत एक राज्य के रूप में कैसा राज्य होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान है उसका उद्देश्य क्या है। थर्ड पॉइंट बताएगी डेट, कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था, कब आत्मार्पित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, यानी कि जो भी संस्थाएं काम करती हैं उनको वैधता और जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, कहाँ से उनको शक्तियां मिलती हैं, ड्राइव होती हैं, वो संविधान से मिलती हैं। लेकिन वो बता कौन रहा है, सॉरी संविधान से नहीं, जनता से मिलती है ना। तो बता कौन रहा है, बता रहे हैं प्रस्तावना। आई होप ये पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा था इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, तो इसको भी देखने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइटिंग साफ करनी पड़ेगी मेरे को, कोर वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर वैल्यू कौन कौन सी है, सबसे पहले हमने बात की जस्टिस, जस्टिस की बात की हमने, फिर हमने बात की सोशलिज्म, ठीक है, फिर हमने देखी लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये हमने एक हमने ये देखा, ये कोर वैल्यूज में एक रिपब्लिक स्टेट कैसा होगा, रिपब्लिक होगा। ठीक है, एक हमने देखा सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट होगा, देखा था ना अभी प्रेम्बल में, सेक्युलरिज्म की बात होगी। ठीक है, हम वही हमने एक बात की थी, एक पॉइंट था, एक वर्ड था सोवरेनिटी, क्लियर। वही हमने बात की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एक वर्ड था। ठीक है, ये हमारे जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसके कोर, जब हम बात करते हैं कोर वैल्यूज हैं, जो हमें क्या दिखाती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिलोसफी पार्ट किस तरीके से हम इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं फिलोसफी पार्ट, कि बेसिक कोर वैल्यूज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है वो कहाँ दी हुई है, वो दी हुई है हमें प्रियम्बल में, राइट। तो वर्ड बाय वर्ड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमें बेसिक मीन पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को, कौन से वर्ड की क्या वैल्यूज है और क्या मीन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन कोर वैल्यूज को, ठीक है, अपनी क्लास में। तो जो मैंने वहां लिखा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रियम्बल रिवील्स फोर इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट, फोर कौन कौन से, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन लेता है प्रियम्बल से, सॉरी प्रियम्बल से नहीं, पीपल ऑफ इंडिया से, राइट। नेचर ऑफ द स्टेट बताता है, जो मैंने अभी आपको मैप पे ड्रॉ किया। ऑब्जेक्टिव बताता है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, और डेट। ठीक है, चारों चीज यहाँ पे मेंशन है जो मैंने आपको मैप के थ्रू सिनॉप्सिस में बताई थी अभी, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट कीवर्ड आता है हमारा सोवरेन। जब हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, तो व्हाट इज सिंपल मीन ऑफ द सोवरेन, सोवरेन इज फुल राइट एंड पावर ऑफ द गवर्निंग, यानी कि सोवरेनिटी सोवरेनिटी क्या होता है, फुल राइट एंड पावर ऑफ गवर्निंग, यानी कि फुल राइट्स है किस और पावर है किसका, गवर्निंग का। ठीक है, ओवर इट्स यानी खुद की गवर्निंग की बात होगी। सिंपल मीन क्या है कि, सिंपल मीन क्या है
कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखना मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। जब कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट होगा तो क्या होगा, कोई भी अथॉरिटी ऊपर नहीं होगी, नो अथॉरिटी एबव इट, यानी कि किसी की भी कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं होगी, हम अपने निर्णय डिसीजंस फुल पावर्स के रूप में और राइट्स के रूप में रखते हैं और हमारे ऊपर किसी की भी कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम, नॉट ए, वी आर नॉट ए डोमिनियन स्टेट ऑफ द ऑफ एनी कंट्री, यानी कि नो डोमिनियन स्टेटस। तो आई होप की पॉइंट बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सिंपल मीनिंग में कि सोवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, तो संप्रभुता यानी कि फुल राइट्स, यानी कि पूरे अधिकार और शक्तियों का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, विदाउट इंटरफेरेंस, यानी किसी बाहरी दबाव के बिना। हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है जो हमारे डिसीजंस हैं उनको इंटरफेयर करे। ठीक है, तो ये होता है मीन सिंपल मीनिंग ऑफ दिस सोवरेनिटी, संप्रभुता का। अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो हम ना 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सोवरेनिटी इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल। यानी कि आंतरिक निर्णयों में संप्रभु और बाहरी निर्णयों में भी हम संप्रभु हैं, यानी कि हमारे जो इंटरनल डिसीजंस होते हैं उनको भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता है और बाहरी डिसीजंस को भी हम हमारे डिसीजन को प्रभावित नहीं किया जा सकता है एज ए कंट्री। ठीक है, ठीक है, जब हम संप्रभु हैं एज ए कंट्री, हम सोवरन हैं। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे डिसीजन को कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो एज ए कंट्री हम किसी अन्य टेरिटरी को क्या कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं और अपनी किसी भी टेरिटरी से दावा छोड़ सकते हैं। सिंपल मीन क्या है, एक पॉइंट ऑन कर सकते हैं नोट करके, एक्वायर एनी टेरिटरी एंड सीड सीट। हम किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं और उससे दावा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है निकल के कि हम यूएनओ और कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। ठीक है, राइट, वी आर द मेंबर ऑफ यूएनओ एंड कॉमनवेल्थ एज वेल। तो तब क्वेश्चन असेंबली में क्वेश्चन आया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे थे कि क्या इससे हमारी संप्रभुता बनी रहेगी, क्या हमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, क्या हमें इन ग्रुप्स का हिस्सा होना चाहिए। यूएनओ तो बाद में बना था लेकिन कॉमनवेल्थ पहले का है। ठीक है, तो क्या हमारी संप्रभुता बनेगी, तो उनका जवाब था कि हम इन दोनों ग्रुप में अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं, बाई ओन विल वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ग्रुप्स। तो ये हमारी संप्रभुता यानी हमारी सोवरेनिटी के लिए कोई भी डैमेज या डेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोवरन। द वर्ड सोवरन इंप्लाइज दैट द इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी नॉर द डोमिनियन, यानी यहाँ तो किसी पे डिपेंडेंट है और ना ही किसी का डोमिनियन है। ठीक है, और इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो अथॉरिटी एबव ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, यानी कि सिंपल मैनर बताऊं, भारत एक संप्रभुत्व राज्य होने के नाते वह अपने फ्री होकर के कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, बीइंग ए सोवरन स्टेट, एक सोवरन कंट्री होने के नाते भारत किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है एंड सीड, दावा छोड़ भी सकता है। सिंपल, जो मैंने अभी सिनॉप्सिस में बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की जो कोर फीचर है, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। राइट, चलो, तो सोशलिस्ट हम जब बात करते हैं एज ए टर्म, थोड़ा समझ देता हूँ पहले। ठीक है, सोशलिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, ये हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वॉज नॉट इंक्लूडिंग एट द टाइम, यानी कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें यह शब्द मूल रूप से शामिल नहीं था। इसे ऐड किया गया है 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946।
के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि यह भारत के संविधान में पहले से मौजूद नहीं था। पहले ये जो मौजूद था, इसकी जो मौजूदगी थी वो आंतरिक रूप से थी। हम समाजवाद को, सोशलिस्ट को डीपीएसपी में भी देख सकते हैं। डीपीएसपी में हम देख सकते हैं। ठीक है, 36 से 51 आर्टिकल, 36 से 51 ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको दिखेगा कि समाजवाद का भाव छिपा हुआ है। जैसे कि धन का संकेंद्रण नहीं होना, जैसे कि महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर काम के लिए बराबर वेतन, अनुच्छेद 39। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्लॉज हमें देखने को मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक्सप्लिसिटी के रूप में जोड़ दिया, यानी कि प्रभावशाली, यानी कि सिर्फ सीधे शब्द के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, उससे पहले इम्प्लिसिटी के रूप में, यानी कि आंतरिक रूप में ये था। ठीक है, जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट समाजवाद, तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है मार्क्सवाद। ठीक है, लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का क्या है, समरूप है, यानी कि दोनों को मिलाकर, दोनों को हमने सिंथेसिस, दोनों का सिंथेसिस रूप हमने लिया है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म जो समाजवाद है, मार्क्सिज्म, तो इंडियन सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म प्लस गांधीज्म, यानी गांधी जी का समाजवाद और मार्क्सवाद का समाजवाद को हमने दोनों का मिलाजुला रूप हमने लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने जो मार्क्सिज्म है उसको भारत में शामिल किया है, भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं समाजवाद की, तो जो मार्क्सवाद है वो ये कहते हैं, उनका ये है कि सभी जो स्टेक होंगे, जो काम होगा, सभी पर, सभी जो इनका है, संसाधनों पर नियंत्रण होगा गवर्नमेंट का, यानी रिसोर्सेज जो होंगे वो गवर्नमेंट के अंडर होंगे सारे, और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका ये कहना है। ठीक है, भारत बात करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसको जो इंडिया सोशलिज्म को बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, को बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, ये बात करते हैं रिसोर्सेज कंट्रोल बाय दी गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दी गवर्नमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेज होंगे उनका, उन पर कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा इक्वली, वो करेंगे गवर्नमेंट ही करेंगे। ठीक है, इनका ये कहना था। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो हम थोड़ा सा और समझते हैं मार्क्सवाद को। तो जब रिसोर्स पे गवर्नमेंट का नियंत्रण रहेगा तो वहां पे क्या होगा, जो प्राइवेट स्टेक होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो इसमें हमें देखने को पड़ेगा, ये बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की ये बात करता है। ये बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल में क्या होता है, जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ क्षेत्र होंगे जहां पे सरकार काम करेगी, और ऐसे कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर प्राइवेट स्टेक होल्डर, प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होंगे, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व ही नहीं है एक्टिविटीज में। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, फिर हमारे सबको पता है कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो क्या आपको लगा कि जो हमारा सोशलिज्म था वो कमजोर हुआ? ठीक है, थोड़ा बहुत टेंट लगा कि प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, लेकिन हम पहले से ही बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। एज ए स्लाइड में क्या दिखा, द इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि हमारा जो सोशलिज्म है वो कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। डेमोक्रेटिक समाजवाद हमारे पास है, यह कम्युनिस्टिक नहीं है, जो हम जानते हैं मार्क्सवाद के रूप में, हमारा मार्क्स जैसा सोशलिज्म समाजवाद नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म एज द स्टेट सोशलिज्म which involve the nationalist or all meaning of the production and distribution and abolition private property, यानी कि सरकार का स्टेक रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे, एंड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसको क्या हो, सरकार ही, इससे बढ़ावा मिलता है हमें, उसको सार्वजनिकरण जो बोलते हैं, नेशनलाइजेशन को। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, वेयर द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर को एग्जिस्ट विद द ईच अदर, यानी कि जहां पर पब्लिक प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया हैज ओन ब्रांड, ठीक है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड द पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वलिटी
ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो स्टेटमेंट है वो ये कहना है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका उद्देश्य क्या है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इग्नोरेंस यानी कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लास्ट तबके पर जो व्यक्ति है वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है उसको खत्म करना, एंड इनइक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी यानी कि सार्वजनिक रूप से जो अवसर हैं उसको, उसमें जो असमानताएं हैं, अवसरों को क्या होना चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए बराबर रूप में, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे जो प्रियम्बल है उसमें आदर्श के रूप में दिया हुआ है वर्ड सोशलिस्ट। पहले ये आंतरिक रूप में था, अब इसको प्रियम्बल में डाल के क्या कर दिया, एक्सप्लिसिटी के रूप में इसको मतलब अब दृढ़ता के साथ संविधान में रखा गया है, प्रस्तावना में रखा गया है, राइट। इट वॉज एडेड अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो वी हैव डिस्कस्ड फुल स्लाइड इन द सिनॉप्सिस। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेक्युलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर जो वर्ड है उसको ऐड किया गया था, सेक्युलर जो सेक्युलर वर्ड है यह भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। ये ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं था, बट आंतरिक रूप में जब हम बात करते हैं तो ये 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, जहां पे हमने देखी अनुच्छेद 25 बात करता है धर्म के किसी भी प्रकार के धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता मिलता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन होता है। 25 से 28 तक ऐसे क्लॉज दिए गए हैं, ठीक है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उस जो है हमारा वो किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, मौलिक अधिकार वाला जो सेगमेंट है पार्ट 3 जो है, ठीक है, जहां पे क्लियर मेंशन है राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। यानी कि सेक्युलर शब्द जो है धर्मनिरपेक्षता, एग्जैक्ट वर्ड हमने पढ़ा था पंथ निरपेक्षता, राइट, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तो ऑरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर रखा है, मूल संरचना घोषित कर रखा है, मौलिक अधिकार वाले सेगमेंट को, पार्ट 3 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐड करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में भी इस चीज को पढ़ा था कि जो सेकुलरिज्म है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म, राइट। So we have discussed the thing in previous lecture, that is we have two type of the secularism, one is positive secularism and another one is negative secularism. So what is mean by that? जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म की तो वी हैव टू टाइप ऑफ द सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म एंड अनदर वन इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। तो जब हम बात करते हैं वेस्टर्न नेशंस की तो वहां पे देखा जाता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म मतलब सिंपल मीनिंग है कि स्टेट और जो चर्च है उसमें कंप्लीट सेपरेशन देखा जाता है, यानी कि कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन पॉलिटी एंड रिलीजन, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तो ये कहा जाता है, इट्स मीन सिंपल कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा स्टेट का। दूसरा पॉइंट ये बात करते हैं, लिख ही देता हूं, स्टेट डज नॉट हैव ऑफिशियल रिलीजन और रिलीजन। सेकंड, स्टेट विल प्रोटेक्ट द ऑल रिलीजन, प्रोटेक्ट ऑल यानी कि जो राज्य है उसका कोई औपचारिक या आधिकारिक रूप में कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता दी जाएगी। थर्ड, सभी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। दूसरा, सभी के लिए बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाएगी, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि एक धर्म को बढ़ावा मिले और दूसरे को डिमीन किया जाए, ठीक है। यानी कि रिलीजियस फ्रीडम भी होगी, ठीक है। तो रिलीजियस फ्रीडम हो गई, रिलीजियस फ्रीडम।
बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, यानी कि सभी के लिए बराबर की भावना रहेगी। क्लियर? आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज क्लियर नाउ। आप सभी को पता है कि इंडिया कौन सा है? इंडिया हैज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, क्योंकि भारत का कोई भी अपना ऑफिशियल धर्म नहीं है, राइट? तो देखते हैं स्लाइड। तो जो वर्ड सेक्युलर है, इट वाज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट, that was happened in 1976. Supreme Court also said there can be no doubt that the constitutional maker wanted to establish such a state, and accordingly articles 25 to 28 that was guaranteeing the fundamental right to freedom to religion have been including in the constitution। यानी कि उसी की बात की जा रही है जो हमने बताई थी कि राइट टू फ्रीडम पहले भी भारत के संविधान का हिस्सा था। जब ये वर्ड संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, उससे पहले भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही था, लेकिन वो पहले क्या था? एक आंतरिक रूप से लिखा हुआ एक वर्ड था, भाव के रूप में था, लेकिन अब क्या है? एक दृढ़ता पूर्वक एक वर्ड को ऐड किया गया है, दैट इज सेक्युलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट पर हम देखते हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो सिंपल जब बात करता हूं डेमोक्रेटिक, अगर मैं बात करूं टर्म की, तो जो टर्म है डेमोक्रेटिक वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन होता है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका सिंपल मीन होता है डिमोस। लिख देता हूं, डेमोक्रेटिक ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? डेमोक्रेटिका। ठीक है, इट हैज, ये दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डिमोस एंड क्रिटोस। डिमोस एंड क्रिटोस, डिमोस एंड क्रिटोस। ठीक है, डिमोस का सिंपल मीनिंग होता है पीपल, PEOPL, यानी कि लोग। ठीक है, और क्रिटोस का मतलब होता है सिंपल रूल। तो यानी कि आपको क्लियर पता चला गया होगा डेमोक्रेटिका एंड डिमोस एंड क्रिटोस। स्पेलिंग एक मिनट सही करता हूं मैं, क्रिटोस, राइट? तो डेमोक्रेट क्या होगा? लोकतंत्र क्या हो गया? जब शासन में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती है, लोग अपना शासन खुद करते हैं, खुद चुनते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनतंत्र। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ कि लोकतंत्र क्या होता है? जब वो शासन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, शासन का हिस्सा बनते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बात करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो किसका पार्ट है, कैसा पार्ट है? तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो हमारे पास क्या है? यानी कि जन प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि अब जो जन प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अब सरकार में हैं, सिंपल मीनिंग है। तो ये हमारे पास दो सिस्टम निकल के आता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहां से निकलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड अनदर वन इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्रिटेन, इंडिया। वहीं अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मैं बात करूं तो हम ले सकते हैं USA। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के टाइप्स कितने होते हैं। डेमोक्रेसी मीन, डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? डेमोक्रेसी, लिख दिया, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टू टाइप्स होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, डायरेक्ट का मीन्स होता है जब जनता सीधे रूप से शासन में काम करे, डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसे हम एक और दूसरा वर्ड दे सकते हैं, एक और दूसरे वर्ड के रूप में से बोला जाता है प्योर डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पीपल्स है, जो जनता है,
वो डायरेक्ट रूप से शासन में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे में, तो यहाँ पे जनता इन्वॉल्व तो होती है लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन को वो करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो, जो पीपल है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बाई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चुनाव होंगे, अपॉइंट करेंगे और वो जाके इन पब्लिक के बिहाफ पे, पब्लिक के ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रूल बनाएंगे, राइट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी निकलती है वो निकलती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जनता के बिहाफ पे रूल बना रहे हैं, तो यहाँ से निकलता है कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो दो प्रकार की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, ठीक है। तो वहां से निकलता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक। अगर जब बात करें कि प्योर डेमोक्रेसी कैसे एक्सरसाइज की जाती है, इसके टूल्स क्या होते हैं, पहले तो इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, ठीक है। कैसे एक्सरसाइज की जाती है, क्या टूल्स होते हैं इसके, तो इसके 4 टूल्स होते हैं। जब हम बात करते हैं प्योर डेमोक्रेसी की, तो इसके होते हैं 4 टूल्स। 4 टूल्स कौन से होते हैं, टूल्स ऑफ प्योर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो फर्स्ट होता है रेफरेंडम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें जनता प्रपोज करती है रेजोल्यूशन, तो रेफरेंडम फर्स्ट आता है हमारा रेफरेंडम में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, बिल को प्रपोज करते हैं और रूल बनाते हैं, ठीक है, जो अपन कहते हैं बाय द डायरेक्ट वोट ऑफ द पीपल्स, ठीक है। ये हो गया सिंपल रेफरेंडम। अगर मैं बात करूं दूसरा टूल आता है इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बिल को प्रपोज करते हैं टू लेजिस्लेचर, ठीक। यानी कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, बिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, इनिशिएटिव में डायरेक्ट जो पीपल हैं वो ही बिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू द लेजिस्लेचर कि हमारे लिए ये वाला नियम आप बना दीजिए, ठीक। थर्ड टूल आता है रिकॉल में क्या होता है कि हमने, पीपल ने, जनता ने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना कि आप हमारे लिए ये वाला रूल बनाइए और आप 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो गए, ठीक है। आपने काम नहीं किया, आप फिर दोबारा वोट लेने के लिए आए, आपने कहा मैं अब कर दूंगा, हमने फिर से आपको वोट दे दिया, लेकिन 2 साल हो गए आपने काम ही नहीं किया, तो पीपल क्या करे, जनता क्या करती है, रिकॉल कर लेती है कि आप वापस आ जाइए, आप उस कुर्सी के लायक नहीं है, ठीक है। तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको क्या किया जाता है, कुर्सी से उतार दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट क्या हो गया, जैसे कि कोई टेरिटरी है ना, जैसे कि क्या हो गया, जैसे क्रीमिया का हो गया है ना, अपने जम्मू कश्मीर का प्लेबिसाइट होना है, तो उसमें क्या, इसमें क्या क्लॉज होता है कि जनता से पूछा जाता है कि आप बताइए आपको किसका हिस्सा बनना है, किस, बेसिकली ये होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट क्या करता है, जनरली जनता से वोटिंग की जाती है कि आप बताइए किसका पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, प्लेबिसाइट का प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे 4 टूल्स हैं। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो क्या करेंगे, बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे लेजिस्लेचर में, यहाँ पे क्या करेगी, जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी कि आप हमारे लिए ये वाला रूल बना दीजिए। इसमें क्या है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर जो भी एमपी एमएलए होंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको क्या करते हैं, कुर्सी से उतार देना है। प्लेबिसाइट क्या होता है, टू मैनेज द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट खत्म करने के लिए जनता से पूछा जाएगा कि आपको किस टेरिटरी का हिस्सा बनना है, तो वो उसको कहते हैं प्लेबिसाइट, करेक्ट। तो हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक यूज्ड इन द प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस, एम्बेसिंग नॉट द ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यानी कि जो प्रस्तावना में डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की ही बात नहीं की जाती है, बात की जाती है सोशल डेमोक्रेसी की, बात की जाती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, बात की जाती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तीनों डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात की जाती है। ये आपको बता दिया कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दे आर 4 डिवाइस जो भी बात की, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड करते हैं और वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल क्या करते हैं, रूल बनाते हैं लेजिस्लेचर में, राइट।
द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और नोन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जो ये वाला डेमोक्रेसी से क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और यहीं से हमारा सिस्टम निकलता है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। और भारत में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विच इज बेस्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थिंग विच आर गिवन ऑन द स्लाइड। तो नेक्स्ट है हमारा एक चीज जो मुझे बतानी थी, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, या बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी, या बात करते हैं हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये जो इसको तीनों को बोला जाता है मिला के ट्रिनिटी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का कहना था कि अगर हम इन तीनों को मिलाकर, सॉरी दीज आर वर्ड, ट्रिनिटी बोला जाता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और ये निकलता है हमारा सोशल डेमोक्रेसी से। जब हम बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी की, तो हमें तीन वर्ड बहुत जरूरी होते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि अगर हम इन तीनों में से एक को भी अलग कर देते हैं तो हमारा जो पर्पज है डेमोक्रेसी का वो क्या होगा, वो डिफीट हो जाता है। राइट, सो जब बात ट्रिनिटी की करते हैं, ट्रिनिटी में क्या क्या आता है, ट्रिनिटी में आता है लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी, तीन वर्ड मिला के बोलते हैं ट्रिनिटी। राइट, कैसे कैसे डिफीट हो सकता है, अब एक चीज सिंपल, आप सिंपल खुद से समझो कि अगर मैंने किसी को इक्वलिटी नहीं दी, कॉन्स्टिट्यूशन किसी को इक्वलिटी नहीं दे रहा है, तो उससे क्या होगा, क्या होगा, तो ये सुप्रीमेसी, कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी मिल जाएगी कुछ लोगों को ज्यादा लोगों पर। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या है, अब समान नहीं है, कुछ लोग हैं वो समान नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो वो क्या है, वो सुप्रीमेसी, कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी करेगा। जो बहुत सारे लोग क्या है, नीचे तबका, हमारे पास ट्रायंगल होता है ना, जो भारत का वेल्थ है वो बहुत सारे ऊपर वाले 10% लोगों के पास है। ठीक है, तो अगर हम इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या हम फ्रेटर्निटी को बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, गैप बन जाएगा अमीर और गरीब लोगों में। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि अगर हम इक्वलिटी दे दें, इक्वलिटी दे दी हमने, ठीक है, दूसरा केस क्या है, हमने इक्वलिटी दे दी बट लिबर्टी नहीं दी। ठीक है, अब की बार क्या है, इक्वलिटी हमको दे दी बट लिबर्टी हमें नहीं मिली, तो क्या सिनेरियो बन जाएगा, आप बताइए। सभी को, मेरे पास, किसी के पास कोई मिलियनर है और कोई बहुत गरीब है, लेकिन सब क्या है, सबको इक्वल है। ठीक है, सबको बराबर पैसा मिलेगा, सबको धन बांट दिया जाएगा, रिसोर्स बराबर दिए जाएंगे, तो क्या होगा, क्या मैं काम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे तो बिना काम करे पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव होता है, कुछ नई चीज करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या, इसलिए कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि अगर इन तीनों में से अगर हम एक को भी अलग करते हैं तीनों से, तो क्या होगा, जो हमारा सोशल डेमोक्रेसी है, जो हमारा पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या होगा, वो डिफीट हो जाएगा। सिंपल मीनिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपब्लिक। हाँ, दो वर्ड थे हमारे, एक चीज और थी, आ गया। तो जब बात की जाती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो क्या है, सिंपल मीनिंग, वोट देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, सभी को इक्वल समझा जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इक्वलिटी की बात कीजिए, ये हम जब समझेंगे इक्वलिटी में बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे डेमोक्रेसी को भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, तो यानी कि राजनीतिक अधिकार, यानी कि राइट टू वोट होता है। आप कोई भी प्रिविलेज नहीं होगा किसी के पास भी। ठीक है, ठीक है, प्रिविलेज नहीं होगा तो क्या होगा, जो क्या है, कैसे जो है, तो जो डिफरेंस आएगा किसी चीज को लेके वो नहीं आएगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सभी क्या है, इक्वल है ना, तो आप क्या है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकते हैं, है ना, तो आपके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो क्या है, ये क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा रिसोर्सेज आ जाए, किसी को ज्यादा पैसा चला जाए और कोई किसी को खाना भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस चीज को बढ़ाने के लिए क्या है, सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है, सॉरी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं, अभी जो बात कर रहे थे हम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, वो सब किसका पार्ट था, सोशल डेमोक्रेटिक का पार्ट था। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्रीएम्बल। अब हम बात करेंगे इसकी, पहले रिपब्लिक की बात करें। रिपब्लिक अभी हमारा है, एक पॉइंट है हमारा रिपब्लिक। ठीक है, चलो अभी हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जब हम बात करते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र की बात करते हैं, तो क्या होता है, रिपब्लिक में होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मीनिंग होता है कि जो प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होगा, वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा, ना कि
ना कि वंशानुगत होगा, या ना कि वंश के आधार पर हायरार्की जो हेरिडेटरी सिस्टम होता है ना कि उसके अकॉर्डिंग होगा। हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इलेक्टेड सिस्टम होगा। गणतंत्र का सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है। यानी कि हेड जो होगा वो इलेक्टेड होगा, लाइक इंडिया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो हमारे पास दो सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक तो होता है मोनार्क और एक होता है रिपब्लिक। मोनार्क क्या होता है, मोनार्क में क्या होता है, जो मोनार्की होता है उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो वंशानुगत होता है, यानी कि सिंपल मीनिंग हम कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा होता है, यानी कि हेरिडेटरी सिस्टम होता है, उसे कहते हैं मोनार्क। वहीं अगर हम बात करते हैं रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, लाइक इंडिया, इंडिया में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कोई धरोहर है, जैसे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ऐसा तो नहीं है उनके फादर साहब वो थे राजा, जिनकी उन्होंने मेहनत की और अपने एक छोटे जगह से आने के बाद भी क्या हुआ है, एक भारत का जो सबसे प्रथम सबसे प्रेस्टिजियस जो पोस्ट है उसको अचीव किया, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, अगर इलेक्टेड है तो क्या है, वो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, और इलेक्टेड नहीं है तो क्या है, वो मोनार्क है, लाइक ब्रिटेन, ठीक है। तो हेड ऑफ ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राजा होता है, जो क्राउन है, ताज है, उसकी जो जो संतान है वही ही उस पद पर बैठेंगे, क्लियर। तो रिपब्लिक में क्या होता है, अगर मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूं, व्हाट इज मीन बाय रिपब्लिक, सिंपल, तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, प्रिविलेज राइट्स या प्रिविलेज क्लास, ठीक है। यानी किसी के पास कोई विशेष अधिकार या क्लास नहीं होंगे, राइट। जब प्रिविलेज क्लास नहीं होगा किसी का, तो क्या होगा कि एक सामान्य व्यक्ति भी जो नॉर्मल पर्सन है, वो क्या, वो सब ऑफिस उसके लिए क्या है, खुले हुए, सिंपल सी बात है कि जब प्रिविलेज क्लास नहीं तो सभी बराबर है, और सभी बराबर है तो कोई भी कहीं जा सकता है, किसी भी ऑफिस में एंट्री ले सकता है, तो ओपन टू ऑल, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो सभी के लिए खुले हुए हैं। अब देखो सिंपल सी मीनिंग यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जब ऑफिस खुले हुए हैं सभी के लिए और प्रिविलेज क्लास नहीं है, तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है कि एब्सेंस, यानी कि कोई भी किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, सभी बराबर है, सभी बराबर है, तो क्या होगा कि जो ऑफिस है, सरकारी सरकारी जगह है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर सभी जा सकते हैं। जैसे इतिहास में पहला होता था कि आप इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हैं, आप उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप गाँव के बाहर रहेंगे, छुआछूत हो गया, ये सब चीजें क्या है, कुरीतियां हैं, इन सबको क्या किया, एबोलिश किया गया है, और इस इन सब के लिए डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट में 14 से 18, ठीक है। तो ये क्या है, सभी के लिए ऑफिस खोल दिया गया, जो सामान्य लोग सभी बराबर है, सभी क्या सकते हैं, जा सकते हैं सभी ऑफिस में, राइट। जब फिर के जा सकते हैं तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक। दूसरा, इंडिया की अगर सिचुएशन बात करें तो इंडिया क्या रिपब्लिक है, इंडिया एग्जाम्पल रिपब्लिक है, यानी कि सिंपल जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होते हैं, अभी मैम द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। अभी उनके सक्सेसर आएंगे फिर, तो उनको भी ऐसे प्रॉपर चुनाव के माध्यम के द्वारा बाय द इलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, ही और सी कैन बी अपॉइंटेड एज ए इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक। तो जो इनके इलेक्शन लगभग जो इलेक्शन है वो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हैं भारत के संविधान में, ठीक है। चाहे हम बात करें 54 की, चाहे हम बात करें 54 है 55, ठीक है, दोनों आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक। तो हमने देखा कि जो रिपब्लिक की बात होती है, डिटेल समझ में आ गई, क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, राइट। तो मोनार्क पता है, मोनार्क क्या होता है, मोनार्की जहाँ पे हेरिडेटरी सिस्टम होता है, रिपब्लिक में क्या होता है,